तो फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, टोटल मिला के 9 चैप्टर्स अब तक हो गए हमारे, और 9 चैप्टर का अगर तुम वेटेज निकालोगे सो इट कम्स अराउंड 60 to 65 मार्क्स, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो बचा है अभी 3 चैप्टर उसका वेटेज है 23 मार्क्स, और जो लास्ट के 3 चैप्टर है उसका वेटेज है 12, तो 23 और 12 हो गया 25। टोटल पेपर आता है 98 मार्क्स का, तो 98 में से 25 निकाल दो, ठीक है, तो बचा कितना 73। 73 में से 5 मार्क का ये अभी होने वाला है, तो 73 में से और 5 निकाल दो, मतलब 68 मार्क्स का मैं पढ़ा चुका हूँ अब तक, 68 मार्क्स, ठीक है। और 68 मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा है पेपर में, क्योंकि अगर 20 मार्क प्रैक्टिकल का भी जोड़ा, 15 भी जोड़ा तो भी 80+ होता है, तो 68 मार्क्स की भी अगर तैयारी हुई है तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन नहीं हुई है, नहीं हुई है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर सबसे पहले इसलिए कवर किए कि भाई तुम पढ़ोगे, बट किसी ने कोई खास इम्प्रूवमेंट दिखाया नहीं है, वही गिने चुने लोगों के अलावा, बाकी सब अभी भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स वही सब चल रहा है। अभी तो सितंबर खत्म हो गया, अभी कोई बोल के फायदा ही नहीं है। अभी भी जिसको लगता है ना कि 2 घंटा पढ़ने से पढ़ाई हो जाएगी तो पढ़ लो भाई, ठीक है, 50-60% से ज़्यादा नहीं आने वाला है, कितना भी पढ़ लो। अभी अगर तुमको कुछ स्कोर करना है बहुत अच्छा, तो अभी कम से कम 7-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे रेंज से बाहर है, क्योंकि तुम्हारा रेंज है ना 1.5-2 घंटे का भी नहीं है, सच में नहीं है, लेक्चर में पता चल जाता है। तभी जो सितंबर चला गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, 22 तारीख है आज, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया तो कर लिया। जनवरी में फरवरी में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट वीक में, और सेकंड थर्ड वीक में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर एग्ज़ाम बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली इस साल भी पेपर जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कभी स्टार्ट हुआ था मालूम है? लास्ट ईयर मतलब अभी 11-12 तारीख को पेपर स्टार्ट, 10 दिन पहले पेपर स्टार्ट हुआ था, जबकि नॉर्मली 22 फेब को स्टार्ट होता है। तो एक्सपेक्ट करके चलो कि फेब में तो वैसे भी कुछ होने नहीं वाला है पढ़ के, जनवरी के 20 तारीख के बाद ही प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारे पास हार्डली है ना, हार्डली गिन के 90 दिन है, गिनती के 90 दिन है, 90 दिन, 10 दिन और जोड़ लो, 100 दिन, 100 डेज। और 100 डेज में अभी तुमको क्या करना है? केमिस्ट्री करना है, फिजिक्स करना है। फिजिक्स के कितने चैप्टर हुए? 6। मैथ्स के, मैथ्स 1 तो खत्म हो गया होगा मेरे हिसाब से। कितने बाकी है मैथ्स 1 में? क्या बहुत बाकी है? कितने मैथ्स 1 में कितने चैप्टर है? 7-8 ही होते हैं, उससे ज़्यादा कहाँ होते हैं। हाँ, तो उसमें से तुम्हारे 3-4 तो हो ही रहेंगे। मेट्राइसिस हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, हाँ, तो फिर 4 चैप्टर वहाँ के फिजिक्स के 7 या 6 जो भी हुए, तो ये सब होएगा तुम्हारे पढ़ के? तो बताओ गधो, बेशर्मो जैसा खाली बस टाइम पास कर रहे हो, अभी भी टाइम पास कर रहे हो। सिलेबस जल्दी ना खत्म करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जल्दी खत्म होता है ना तो कुछ भी नहीं कर पाते लोग। एटलीस्ट लेट खत्म होता है ना, तो फिर तो कम से कम रहता है कि अरे सर और पढ़ाने वाले, थोड़ा सीरियस रहता है। जल्दी खत्म करके कोई फायदा ही नहीं है। मेरा तो हो जाएगा अक्टूबर एंड या मोस्टली नवंबर के 10-15 तारीख तक हार्डली सिलेबस खत्म। दिवाली में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा मैं, ख़त्म करूँगा दिवाली वेकेशन में। हाँ, लंबा लंबा लेक्चर लूँगा 2-3 घंटे का, और दिवाली ख़त्म होने तक तुम्हारा सिलेबस ख़त्म। दिवाला तो फरवरी में निकलेगा।
अभी नहीं, अभी लास्ट के 3 महीने में ना जिसने निकाल लिया उसने निकाल लिया। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो जिसका अब तक कुछ नहीं हुआ है या 1-2 चैप्टर पढ़ा है या 2-4 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, वो लोग कितना भी मेहनत कर लेंगे ना तो वो 75-80% नहीं आने वाला। जो रियलिटी है वो है, लास्ट के 3 महीने में कुछ नहीं होता। आधे लोग तो बस खाली सोचते सोचते दिन निकाल देते हैं कि भाई हम कहाँ पे आके फंस गए, अभी हमारा बोर्ड्स आ रहा है और हमारा कुछ पढ़ के भी नहीं हुआ है, वैसे ही दिन निकल जाएगा। और जिनका हुआ है थोड़ा बहुत वो लोग थोड़ा खींच लेंगे और अपने आप को। बहुत टाइम बर्बाद किया तुमने, बहुत टाइम बर्बाद किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आ गया, 6-7 महीना इतना आराम से पढ़ाई हो सकती थी। बट मैक्सिमम लोग अपने मर्जी का करते रहे, उनको जो करना है, और माइंड सेट कभी चेंज हुआ ही नहीं, और वही घिसा पिटा अपना बैग लेके आ रहे, बैग लेके जा रहे। कितने लोग तो कल कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, हाथ उठाओ। कल का टेस्ट किसने किसने नहीं दिया? क्यों भाई पारस, पेपर था, तूने क्यों नहीं दिया? तेरा पेपर था। तो कॉलेज के पेपर में टॉप आएगा ना फिजिक्स में? कितने मार्क का पेपर है? हाँ तो 70 में 70 आ ही जाएगा ना, 60 तो आ ही जाएगा, 60 आएगा। इधर का क्लास का पेपर तुम मिस करते हो, हाँ, और जो लोग लेक्चर मिस करते हैं वो लोग रिकॉर्डिंग देखते भी नहीं है। वो कभी कभी मैं देखता हूँ तो उसमें खाली 2-4 व्यूज रहते हैं कभी कभी। इसका मतलब है कि वो 2-4 लोग ही देख रहे हैं। बोल बोल के पूरा साल निकल गया तुम्हारे को। सबके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है लगता है, एकदम बढ़िया वाला, मस्त बिजनेस हैंडल करेंगे तुम लोग और इसकी बर्बादी कर देंगे। सॉरी, 4 to 8 मार्क्स। हाँ हाँ, अभी निकाल दिया है, पर इसका वेटेज था। अब ये चैप्टर नीट में नहीं है फिलहाल, सॉलिड स्टेट नीट में से निकाल दिया उन्होंने, और शायद इस साल जेई में भी नहीं आएगा, पता नहीं, बट अभी तक श्योर अपन नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन नीट में तो नहीं है। सीईटी में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा, जेई में भी अभी तक क्लियर नहीं है, बट मोस्टली रहेगा ये, क्योंकि जेई वालों ने ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं किया है, नीट वालों ने किया है। तो अपने को मैक्सिमम वेटेज 5 मार्क्स का है। अब ये चैप्टर 11th का कंटिन्यूएशन है। 11th में हमारे को एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में सॉलिड के बारे में कुछ भी नहीं था। इट वॉज टोटली गैसियस स्टेट और लास्ट में थोड़ा सा लिक्विड स्टेट था, इसलिए पूरा चैप्टर सॉलिड स्टेट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग है ना इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड के बारे में डेफिनेशन है, विच पजेस रिजिडिटी। व्हाट इज मीन बाय रिजिडिटी? रिजिड सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसके जो एटम्स होते हैं अंदर वो फिक्स्ड होते हैं, दे हैव अ फिक्स पोजीशन, सो रिजिड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के पार्टिकल कैन नॉट मूव, उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है,
वाइब्रेटरी मोशन होता है, पार्टिकल एक ही जगह पे वाइब्रेट करता है, मूव नहीं कर सकता बिकॉज अंदर खाली जगह बहुत कम होती है. एंड ऑल्सो पजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, बिकॉज लिक्विड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, और गैसेस के पास ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, कुछ ही नहीं होता. इसीलिए सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक प्रॉपर 3D शेप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन से शेप आते हैं. अब आगे जाने से पहले पहले सॉलिड्स के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड? जितने भी सॉलिड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ट्रू सॉलिड्स, उनके पास सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल? ये वर्ड अभी इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब इट कैन बी एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकते हैं. ये एटम, आयन, मॉलिक्यूल में से कोई भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. सबसे पहला पॉइंट यही है, इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. क्लोजली पैक्ड होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे अगर डायमंड वगैरह का एग्जांपल ले लेंगे तो डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन. तो कार्बन के जो एटम्स है वो इतने टाइटली पैक्ड है जिसके वजह से डायमंड के अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका प्रूफ है हाई मेल्टिंग पॉइंट. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3,500 डिग्री के आसपास होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे. दूसरा, ध्यान दो इधर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल. अंदर खाली जगह आपको ज्यादा मिलेगी नहीं, टाइटली पैक स्ट्रक्चर है तो एम्प्टी स्पेस कम होगा, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट इज पार्टिकल्स जो होते हैं अंदर के, दे हैव अ फिक्स पोजीशन. फिक्स्ड पोजीशन, particles have fixed position. Then they have a definite shape and definite volume. Definite shape, definite volume. और next is high density. Solid की density हमेशा लिक्विड और गैस से ज्यादा ही होती है. हाई डेंसिटी के साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. एंड लास्ट पॉइंट ये है कि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल. इसका मतलब क्या हुआ? वाई? फिक्स पोजीशन है, टाइटली पैक्ड है, एम्प्टी स्पेस बहुत कम है, तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा इनके ऊपर. सॉलिड्स में कोई प्रेशर का इंपैक्ट नहीं होता, दे आर इनकंप्रेसिबल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ये इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड की. अब यहां से स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड के ना बेसिकली दो मेन टाइप्स है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस. ठीक है, क्रिस्टलाइन जो वर्ड आया है वो क्रिस्टल से आया है और उसका मीनिंग होता है प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस जो होता है वो हमेशा ट्रू सॉलिड माना जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, एमॉर्फस का मीनिंग ये होता है, मॉर्फस मींस फॉर्म, अमॉर्फस मतलब नो फॉर्म. नो फॉर्म का मतलब है उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता कभी.
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, असल में सॉलिड उनको ही बोला जाता है क्योंकि उनका एक डेफिनेट शेप होता है, एमॉर्फस का कोई शेप नहीं होता। अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले उनका डिस्टिंग्विश लिखने वाला हूँ, जो बोर्ड में 3 बार रिपीट हुआ है अब तक, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो अपन 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे, अपने को डिस्टिंग्विश लिखना है। crystalline solids and amorphous solids। ठीक है, amorphous का मतलब मैंने अभी बोला, amorphous means no form। तो अपन यहाँ पे ना कॉलम बना लेते हैं अभी। तो यहां लिखो क्रिस्टलाइन, चलो ध्यान दो। अभी सबसे पहला पॉइंट इसमें यह आएगा, फर्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब मैंने बोला कौन कौन रहेंगे, एटम्स होंगे या आयन्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। व्हाट इज मीन बाय रेगुलर अरेंजमेंट? एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है इनमें, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है, वो प्रॉपर पैटर्न में ही ये सॉलिड हमेशा क्रिएट होते हैं। तो यहां पे रेगुलर अरेंजमेंट होता है, बट वहां पे दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged randomly। यहां पे कोई भी प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं होगा, रैंडमली पार्टिकल कहीं भी अरेंज होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब रैंडमली अरेंजमेंट होगा कोई शेप आने के चांसेस नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा तभी शेप आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, they have a long range order। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है पार्टिकल एक पैटर्न में अरेंज होते होते काफी लॉन्ग रेंज तक ये जा सकते हैं, बिकॉज जब एक पैटर्न फॉलो होता है तो उससे ना स्टेबिलिटी भी आती है। तो लॉन्ग रेंज का मतलब है कि बहुत सारे पार्टिकल जुड़ सकते हैं, यहां पे ऐसा नहीं होता। दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। सीधी सी बात है, अगर इनका रैंडम अरेंजमेंट है तो इनमें स्टेबिलिटी की कमी होगी। शॉर्ट रेंज का मतलब बहुत ज्यादा देर तक पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते क्योंकि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। सो दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तीसरा पॉइंट ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न में जाते हैं, दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। और ये डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप जो मैं बोल रहा हूं, ये 3D शेप्स होते हैं। 3D, इनको स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्सरे डाइफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, XRD। जो IIT बॉम्बे और ऐसे बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूट है उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है, 1-2 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है वो।
ज्योमेट्रिकल शेप अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का निकालना है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मुझे पता करना है कि उसका शेप क्या है, मतलब सोडियम और क्लोरीन जब जुड़ते हैं तो कौन सा शेप बनता है, उसको सैंपल को XRD इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, एक्सरे डाइफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, और वहां से वो 3D शेप पता चलता है। वो सारे शेप के नाम है अपने चैप्टर में, कौन से शेप क्या क्या दिखते हैं वो पढ़ेंगे अपन। इनका कोई शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं है इनका। फोर्थ पॉइंट, रेगुलर अरेंजमेंट होने का एक एडवांटेज होता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ही है कि आपका सब्सटेंस प्योर है, मतलब बीच में कोई इंप्यूरिटी नहीं है, क्योंकि इंप्यूरिटी इरेगुलरिटी लेके आएगी। अगर सब्सटेंस प्योर है सो दे विल हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एग्जैक्ट टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। मतलब अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 है, वो 120 पे ही मेल्ट होएगा बिकॉज ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जबकि इनका ऐसा नहीं होता। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मीनिंग क्या है? दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। उनका कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है, रेंज डिसाइड होता है, रेंज डिसाइड होता है। मतलब हम बुक्स में ऐसा लिख देते हैं अमॉर्फस के लिए कि पर्टिकुलर सॉलिड है, इसका रेंज 150 टू 200 डिग्री है। अब वो 150 से 200 में कब मेल्ट होगा वी डोंट नो, बट ये रेंज है। तो रेंज बताया जाता है यहाँ पे, क्योंकि उनका कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, सो वो कब मेल्ट होंगे उसका कोई हमको आइडिया नहीं रहता, रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज दे हैव एनिसोट्रॉपी, या दे शो लिखो, दे शो, ये बताऊंगा मैं एनिसोट्रॉपी आगे, अभी फिलहाल लिखो इसको, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे एनिसोट्रॉपी क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड दिखाते हैं, और इनका आता है आइसोट्रॉपी, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी अपन डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज इनको है ना ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एक्चुअली में ट्रू सॉलिड्स। जैसे हमने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो भी ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, अदरवाइज बाकी के सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन नहीं है। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही ट्रू सॉलिड बोला गया है। जो एमॉर्फस सॉलिड है इनको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, या फिर इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। मतलब के ओरिजिनली ये लोग सॉलिड नहीं है, दे लुक लाइक अ सॉलिड, आपको देखने से लगेगा ये सॉलिड है, बट अपन सॉलिड ओरिजिनल फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओरिजिनली वो सॉलिड था क्या? तो अभी जैसे कि इधर तो अपने पास बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसमें मेटल्स के एग्जांपल ले सकते हो, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, Fe हो गया, जिंक हो गया, कोई भी मेटल ले लो। उसके अलावा आप सॉल्ट ले लो, कोई भी NaCl, KCl ले लो। उसके अलावा आप डायमंड लिख सकते हो। क्वार्ट्ज सुना है क्या कभी? क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत महंगा होता है, घड़ी में यूज होता है, एक्सपेंसिव वॉचेस होती है, हाँ क्वार्ट्ज उसमें यूज होता है। और यहां पे है ना प्लास्टिक आता है एमॉर्फस में, ग्लास आता है, रबर आता है, इवन चौक भी आता है। ठीक है, ये सब है ना प्लास्टिक। ना प्लास्टिक ओरिजिनली सॉलिड नहीं है, पॉलीमर का कोई फॉर्म नहीं होता, पॉलीमर डज नॉट हैव एनी शेप।
बिकॉज जिस चीज को आप डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हो उसका खुद का क्या शेप है। जिसका खुद का कोई शेप नहीं है उसको आप प्लास्टिक की थैली बना लो, उसका आप कोई बकेट बना लो, ड्रम बना लो, यू कैन मेक एवरीथिंग। तो इसका मतलब उसका ओरिजिनली कोई फॉर्म नहीं है। ग्लास भी वैसा ही है, क्योंकि ग्लास ओरिजिनली एक लिक्विड होता है। ये वर्ड देखो इधर क्या लिखा है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। इसका मतलब ये लिक्विड थे, इनको कूल किया गया एंड वो सॉलिड बन गए। ग्लास, कांच की जितनी भी चीजें घर में पड़ी होंगी वो ओरिजिनली लिक्विड थी, दे हैव अ फ्लूइड की प्रॉपर्टी, लेकिन फिर वो ठंडा किया, उसको शेप दिया, मोल्ड किया, तो फिर वो आपको ग्लास के फॉर्म में दिख रहा है। कभी कोई क्या बोलते हैं प्लेट के फॉर्म में दिख रहा है, अलग अलग चीजें बन रही, फिश टैंक बन गया। सो ग्लास का कोई फॉर्म नहीं है, रबर का भी कोई फॉर्म नहीं है। रबर तो ट्री से मिलता है और ट्री से रबर फ्लो करके गिरता है, मतलब ये लिक्विड है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है उसकी, तो ये भी ट्रू सॉलिड नहीं है। चॉक का कोई फॉर्म नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह होता है पाउडर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका। तो दीज आर ऑल एमॉर्फस, कोई फॉर्म नहीं है। देख के लगेगा ये सॉलिड है, लेकिन नहीं, सॉलिड की एक्चुअल प्रॉपर्टी ये है, एक तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है प्रॉपर, रेगुलर अरेंजमेंट का पार्टिकल का रेगुलर पैटर्न होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प आएगा। इनका किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, ये ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मेल्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिसोट्रॉपी, ये प्रॉपर्टी होती है, पढ़ाऊंगा मैं एनिसोट्रॉपी क्या होता है, और इनमें ये प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी। आइसो का मतलब समझता है, सेम। अभी इनका कोई फॉर्म ही नहीं है, तो इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो आइसोट्रॉपी होती है, वो सीखेंगे अपन क्या है। तो ये अपने को डिस्टिंग्विश बोर्ड में आता है, तो मेरे हिसाब से तो ये इनफ है बोर्ड में लिखने के लिए। 2 से 3 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड करता है उनके मूड पे। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तुम्हारा फिजिक्स है ना? हाँ।